कई बार कुछ काम बिना कुछ बोले चुपचाप ही निकल जाते हैं और कई बार शोर शराबा करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है। भारत के साथ भी लगातार ऐसा ही हो रहा है और अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत ने जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई थी, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी थी, क्योंकि अमेरिका में एक के बाद एक भारत के लिए गुड न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद कई सारे ऐसे फैसले किए हैं जिनके कारण न सिर्फ भारत से ऑलरेडी अमेरिका के इमिग्रेंट्स को वहां पर काफी बड़े चैलेंजेस और चुनौतियों को फेस करना पड़ रहा है, बल्कि कई सारे भारत के नए स्टूडेंट्स जो लीगल तरीके से अमेरिका जाकर वहां पर स्टडी करना चाहते थे, जिनका सपना था यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस के कारण अमेरिका जाने के ऊपर अब सोच विचार करने लगे हैं कि क्या उनको अमेरिका जाना चाहिए या फिर किसी और कंट्री में। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ लीगल रूट से आने वाले इमिग्रेंट्स और H1B वीजा होल्डर्स के लिए कई सारे नए रूल्स और रेगुलेशंस अनाउंस किए थे जो काफी स्ट्रिक्ट थे, ताकि यूएस कंपनीज दूसरी कंट्रीज के फॉरेन वर्कर्स को हायर करने की जगह यूएस के लोगों को प्रेफरेंस थे। लेकिन अब इंडियंस को अमेरिका में एक बड़ी राहत की सांस मिली है। अमेरिका से एक ऐसी न्यूज आ रही है जो न सिर्फ अमेरिका में रह रहे इंडियन ओरिजिन के लीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बल्कि भारत से जो नए स्टूडेंट्स अमेरिका जाना चाहते हैं वो भी अमेरिका से आने वाली इस न्यूज को सुनने के बाद राहत की सांस लेने वाले हैं। साथ में भारत की सरकार के लिए भी ये काफी बड़ी खुशी की बात होने वाली है, क्योंकि इस डिसीजन से इनडायरेक्टली भारत के फॉरेन रेमिटेंसेस में भी बिलियन ऑफ डॉलर्स का बड़ा योगदान आने वाला है। क्या है ये पूरी न्यूज, इसके पीछे की असली स्टोरी तो हम डिस्कस करेंगे ही, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब देश की एक सरकारी डिफेंस कंपनी के ऊपर ही पेनल्टी लगाने का फैसला क्यों किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, चाइना और रिक्स से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा स्टेप उठाया था जिसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो रहा था। आज इस फैसले को यूएस की कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए पलटने का फैसला सुनाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के फेडरल जजेस ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए H1B वीजा के ऊपर $1 लाख की फीस को चार्ज करने के फैसले को अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी करार दे दिया है। जज ने कहा है कि ये जो फीस वसूली जा रही है ये तो एक टैक्स की कैटेगरी में आता है और संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिका में कोई भी नया टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस यानी कि यूएस पार्लियामेंट के पास होता है, अकेले प्रेसिडेंट के पास नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कांग्रेस की इजाजत के लिए H1B वीजा के ऊपर टैक्स लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और ये फीस अनलॉफुल है और डोनाल्ड ट्रंप चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये कहना है यूएस की कोर्ट का। यानी H1B वीजा के लिए अब किसी भी कंपनी को अमेरिका के अंदर यूएस गवर्नमेंट को $1 लाख यानी कि 95 लाख इंडियन रुपीस नहीं देने पड़ेंगे। दरअसल पिछले साल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के अंडर जो भी फॉरेन वर्कर्स वहां पर हायर किए जाते थे उनके लिए नए रूल्स लाए थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी यूएस कंपनी H1B वीजा के ऊपर फॉरेन वर्कर को हायर करती है तो फिर उस वर्कर के लिए $1 लाख की फीस सरकार को पे करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन छोटी कंपनीज के लिए $1 लाख पर पर्सन देना ये बहुत ही बड़ी रकम थी। इसलिए छोटी कंपनीज ने H1B वीजा के ऊपर फॉरेन वर्कर्स को हायर करना ही बंद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो रहा था, क्योंकि ये जो अमेरिका का H1B वीजा प्रोग्राम है इसमें 70 से 73% H1B वीजास इंडियंस को ही मिलते हैं। सेकंड के ऊपर भारत के बाद आता है 12% H1B वीजास चाइना को मिलते हैं। लेकिन भारत और चाइना के बीच काफी बड़ा डिफरेंस है, एक तरफ 73% और दूसरी तरफ 12%, इसलिए चाइना तो इस पर डिस्कस भी नहीं कर रहा था। भारत और चाइना के बाद बाकी के 15 से 18% H1B वीजास दुनिया के बाकी सभी देशों के वर्कर्स में डिवाइड होते हैं। अब क्योंकि H1B वीजास के लिए $1 लाख की फीस पेमेंट नहीं करनी होगी, इसकी वजह से अब क्या होगा कि अमेरिका की कंपनीज दोबारा बिना किसी प्रेशर के इंडियंस को वहां पर हायर कर पाएंगी और फिर ये इंडियंस अमेरिका में जाकर वहां पर जॉब करेंगे, वहां पर यूएस डॉलर्स में कमाकर भारत में भेजेंगे, जिससे देश की रेमिटेंसेस और फॉरेन करेंसी एसेट्स दोनों ही बढ़ते रहेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के ऊपर जो यूएस कोर्ट ने रोक लगाई है उससे भारत की सरकार भी काफी खुश होने वाली है। अभी के लिए ये $1 लाख की फीस हट गई है, लेकिन व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के इस फैसले को अपर कोर्ट में लेकर जाएगा, इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगे। वैसे अमेरिका में रिसेंटली कोर्ट्स ने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को ही हटा दिया था, उसके बाद ग्रीन कार्ड और अब H1B वीजास के ऊपर फैसले पलट रही है। ये दिखाता है कि लेट ही सही लेकिन अमेरिका में कोर्ट्स द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को भी पलटा जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सरकारी डिफेंस PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में।
जिसको इंडियन एयरफोर्स ने 180 से भी ज्यादा तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस किया था। न्यूज आ रही है कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर पेनल्टीज लगाने का फैसला किया है, क्योंकि अब कंपनी का अमेरिका से इंजन लेट आने का बहाना भी एक्सपोज हो गया है। नो डाउट कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इंजन की डिलीवरी 2 साल से भी ज्यादा डिले कर दी है, लेकिन न्यूज आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जो 6 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कई महीनों पहले डिलीवर कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक भी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट कंप्लीट करके इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफर नहीं किया है। एटलीस्ट ये 6 इंजन तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में फिट कर इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट्स डिलीवर किए जा सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद ही पहले ये कहा था कि उनके पास 18 से ज्यादा तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, रेडी पड़ा हुआ है, बस उनके अंदर इंजन को फिट कर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देना है। लेकिन अब अमेरिका से जो 6 इंजन भारत आए थे उनको भी टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। अमेरिका के एंड से तो देरी हो रही है, लेकिन भारत में यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी कहीं पीछे नहीं है, ये भी अपने लेवल के ऊपर डिलेस कर रहे हैं। इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय दोनों ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निराश नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पेनल्टी लगाने से भी कोई फर्क पड़ेगा या फिर इससे भी कुछ नहीं होगा? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और ब्रिक्स संगठन को लेकर, जिसकी चेयरमैनशिप इस समय भारत के पास है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान ये रशिया की विजिट के ऊपर गए हैं और इस विजिट में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए रशिया से मदद मांगी है और रशिया से रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश को भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है, यानी पाकिस्तान की तरह ये भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने बांग्लादेश को प्रॉमिस कर दिया है कि अगली बार जब भी ब्रिक्स में एक्सपेंशन होगी, जब भी नए देशों को ऐड किया जाएगा, उस समय रशिया बांग्लादेश के नाम को आगे करेगा, रशिया बांग्लादेश के नाम को सपोर्ट करेगा। ब्रिक्स के साथ साथ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने एससीओ संगठन को भी ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। खलीलुर रहमान ने रशिया से बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस भी मांगा है। अब ये हाल है इनका, भारत के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये मीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। इस समय ब्रिक्स का चेयरमैन भारत है, कायदे से इनको भारत आकर ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी या फिर भारत को लेटर भेजकर अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि नई बांग्लादेश की गवर्नमेंट और तारिक रहमान भारत के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने रशिया जाकर 1971 युद्ध में जो रशिया ने बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए मदद की थी, उसके लिए इन्होंने रशिया को थैंक्स बोला है। पाकिस्तान से आजादी दिलाने में रशिया के योगदान की सराहना करते हुए धन्यवाद बोला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खन्नाल जो 2 दिन पहले भारत के दौरे पर आए थे, यह भारत के बाद चाइना की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। न्यूज आ रही है कि नेपाल की नई बालन शाह गवर्नमेंट जो शुरू से भारत को चैलेंज कर रही थी और ये दावा कर रही थी कि भारत या चाइना, इन दोनों में से कोई भी देश हमारा बड़ा भाई नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी देश बराबर होते हैं। इस नई सरकार ने भी एट द एंड पिछली नेपाली गवर्नमेंट्स की तरह भारत और चाइना के बीच बैलेंसिंग एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेपाली फॉरेन मिनिस्टर मिड जून यानी कि अगले हफ्ते तक चाइना की विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, चाइना और रशिया को लेकर, यानी कि रिक को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने रिक यानी कि जो रशिया, इंडिया और चाइना के बीच ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को दोबारा से रिवाइव करने की इच्छा जताई है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान ने कहा है कि भारत और रशिया के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए चाइना कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए रेडी है। चाइना, रशिया और भारत तीनों देश इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं। एक दूसरे के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाए रखना न सिर्फ तीनों देशों के अपने अपने हितों में है, बल्कि ये रीजनल ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके साथ ही चाइना के स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि चाइना और इंडिया के पास इस बात की स्ट्रेटेजिक परसेप्शन यानी रणनीतिक समझ होनी चाहिए कि दोनों देश एक दूसरे के कॉपरेशन पार्टनर्स यानी कि सहयोगी हैं, न कि कॉम्पिटिशन राइवल्स हैं, यानी विरोधी नहीं है। और हम दोनों ही देश एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर लेकर आते हैं, ना कि एक दूसरे के लिए खतरा है। इसलिए भारत और चाइना को अपने रिश्तों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, अपने डिफरेंसेस और मतभेदों को दूर करते हुए आपसी भरोसा बढ़ाना चाहिए, यानी ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। वैसे तीसरी या चौथी बार है जब चाइना या फिर रशिया की तरफ से रिक पार्टनरशिप यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना की ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को एक प्लेटफॉर्म देने की बात की गई है।
भारत की तरफ से रिक पार्टनरशिप के ऊपर अभी कोई बयान नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रिक को ऑफिशियली एक संगठन बनाकर भारत, रशिया और चाइना को आपस में कोऑपरेशन करनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।